वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूपीपीएससी एई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है 712 पोस्ट हैं, 1 नवंबर को एग्जाम है, तो इतने शॉर्ट टर्म में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की तैयारी करना बेस्ट सोर्स है। हम लोग देखेंगे पर टॉपिक सबसे अच्छे टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं, जिसमें से हम हॉट टॉपिक्स चुन के क्वेश्चंस करें। जितने क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ मैं चाहता हूं आप लोग वीडियो के साथ साथ ट्राई करते रहें, पॉज करके करते रहें, और जो नहीं होता उसका सॉल्यूशन देखें, साथ साथ आपको आंसर्स भी पता चलेंगे। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये भी पूछा जा सकता है, वो मैं बताता चलूंगा। तो आप लोग ये 2013 के क्वेश्चन की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ऐसे वीडियोस देखते देखते। तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉइल मैकेनिक्स की वीडियोस, सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है पहले ही चैप्टर पे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पे, जिसमें हम कंसिस्टेंसी लिमिट्स देखते हैं। बेसिकली द सैंपल हैज अ लिक्विड लिमिट, साथ साथ लिखते चलें। लिक्विड लिमिट है WL इज इक्वल टू 45%, ठीक है। प्लास्टिक लिमिट WP इज इक्वल टू 25%। श्रिंकेज लिमिट कितनी है, जिसको WS से लिखते हैं, दैट इज 15%। एंड नेचुरल वाटर कंटेंट जो कि नॉर्मल W इज इक्वल टू 30%। दीज आर द गिवन वैल्यूज। अब हमें पूछा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? IC होता है बेसिकली। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली? दैट इज WL माइनस W डिवाइडेड बाय WL माइनस WP। मतलब इस इंफॉर्मेशन की तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये ऐसे दिया हुआ है थोड़ा गुमराह करने के लिए। तो WL माइनस अब तो बस वैल्यूज ही पुट इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू पूछी हुई है ना, इनटू 100। तो बस अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। दैट इज WL 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 25, ये आ जाएगा 15/20 इंटू 100 तो करना ही है, ये आ जाएगा 75%। अब लोग सॉल्व कीजिएगा। 75% आ गया, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी को मार्क करके आगे बढ़ते हैं। सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ बताने वाला है ही नहीं। कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर आप और इसमें चाहते हैं तो इसमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स के बारे में, टफनेस इंडेक्स, अलग अलग टाइप से इंडेक्सेस पढ़ सकते हैं। उसको निकालने के फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। द वेस्टरगार्ड एनालिसिस फॉर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द लोडेड एरिया एप्लीकेबल टू। देख, दो तरीके की एनालिसिस होती है, एक तो बॉसनेस और होती है वेस्टरगार्ड। तो वेस्टरगार्ड की जो थ्योरी है, कह रहा है वो किस सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। देखो ये ना एक क्वेश्चन पूछ रखा है वेस्टरगार्ड की अजम्पशन पे। वेस्टरगार्ड थ्योरी किस सॉइल की उस थ्योरी किस अजम्पशन पे लेके बनी हुई है। वेस्टरगार्ड थ्योरी की एक अजम्पशन है कि सॉइल है ना, जो वो मेरी इस सॉइल इज डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल थिकनेस हॉरिजॉन्टल लेयर्स। मतलब वेस्टरगार्ड थ्योरी ना यूनिफॉर्म सॉइल के नहीं बेस्ड कि सारे में क्ले ही क्ले है। ये पतली पतली लेयर्स की जो सॉइल बनी हुई है, उस ऐसा समझ रखा है इसने कि सॉइल पतली पतली लेयर्स पे बेस्ड है। जैसे ऐसा समझ लो, जैसे आम पापड़ होता है, कारपेट होता है, ऐसा कुछ ऐसे लेयर्स पे बेस्ड है। जैसे कि ये ऐसी लेयर्स बनी हुई है सॉइल की, अलग अलग ऐसे लेयर्स बनी हुई है सॉइल की, उस पे बेस्ड है। इसकी असम्पशन है, जो इसकी डेरिवेशन है, वेस्टरगार्ड फॉर्मूला है बेसिकली वर्टिकल स्ट्रेस निकालने का, वो इस थ्योरी पे बेस्ड है। तो इस ऐसी टाइप की सॉइल इनमें से कौन सी हुई? ना तो सैंडी सॉइल हुई, इसमें तो पूरे में सैंड रहेगी, लेयर्स तो नहीं रहेंगी। ना क्ले सॉइल हुई, ना सिल्टी सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल का मतलब यही होता है कि लेयर्स
लेयर्स में सॉइल, तो इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेटिफाइड सॉइल। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस हुआ? वेस्टरगार्ड थ्योरी की अजम्पशन पे। तो इसका मतलब हमें थ्योरी के साथ साथ वेस्टरगार्ड फॉर्मूला तो याद करना ही है, साथ ही साथ उसकी अजम्पशंस क्या हैं वो भी पता होनी चाहिए, वो भी एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं। द परमिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी लो। पूछ रहे इनमें से कौन सी सॉइल की परमिबिलिटी बहुत कम होती है? परमिबिलिटी मतलब सॉइल की प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली रेट ऑफ फ्लो इन द सॉइल, ठीक है, जो वेलोसिटी बताता है बेसिकली सॉइल की, उसमें परमिबिलिटी जो सॉइल की है उसका जो कोफिशिएंट है बेसिकली परमिबिलिटी की वैल्यू कौन सी सॉइल की सबसे कम होती है? कौन सी सॉइल की सबसे कम होती है जिसमें रेट सबसे कम होता है फ्लो ऑफ वाटर का? दैट इज क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल की सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज सबसे छोटा होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल साइज होते हैं, तो इसका जो इसके बीच में जो वॉइड्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसी वजह से फ्लो ऑफ जो रेट ऑफ द फ्लो है बहुत कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है परमेबिलिटी? ग्रेवल का, फिर सैंड का, फिर सिल्ट का, और सबसे कम क्ले का। ठीक है, और किस मेन फैक्टर क्या? बहुत सारे फैक्टर हैं परमेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, कुछ बहुत मेन फैक्टर क्या है? क्ले पार्टिकल्स का साइज। अगर मेरे को थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना हो कि कितनी रेंज क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की क्ले की, वो होती है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर पर सेकेंड का ऑर्डर होता है क्ले में, के ऑफ क्ले। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप लोग कि इस ऑर्डर के रेंज में होती है क्ले की कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। आगे चलते हैं। द मिनिमम अलाउएबल फैक्टर ऑफ द सेफ्टी अगेंस्ट द स्लाइडिंग फॉर अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। देखो जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल कैसी होती है? ऐसी, मतलब एक साइड से खाली होती है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं होता। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है जो कि अपने क्या कह सकते हैं बेंडिंग एक्शन से रोकती है, अपनी बेंडिंग एक्शन से लोड को उठाती है, ना कि अपने सेल्फ वेट से। दैट इज कॉल्ड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। तो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल का फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्लाइडिंग, देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ना अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वेरी करता रहता है। देखो स्लाइडिंग का मतलब कि ये बेस के अबाउट जो कैंटिलीवर वॉल है ये खिसक जाए, इसकी जो क्या कहते हैं जो इसका जो इसकी स्ट्रेंथ है स्लाइडिंग के अगेंस्ट वो हट जाए, मतलब ये स्लाइड हो जाए बेस के अलोंग, तो उस केस में फैक्टर ऑफ स्लाइडिंग, मतलब कि फैक्टर ऑफ स्लाइडिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं फिर? जब कितना स्ट्रेस लगाया जाए अपॉन इन स्लाइड करने के लिए और नॉर्मली कितना स्ट्रेस लग रहा है, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो स्लाइड करने के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.5। और एक केस होता है जबकि ये जो हमारी कैंटिलीवर वॉल है ना ये ओवरटर्न कर जाती है, ये ओवरटर्न भी कर सकती है, मतलब घूम जाए मोमेंट के केस में, इतना लोड लग जाए यहां से कि ये ओवरटर्न कर जाए। उस केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन ओवरटर्निंग, बेसिकली ओवरटर्निंग, ये भी याद होना चाहिए। अगर स्लाइडिंग पूछ सकते हैं तो ओवरटर्निंग भी पूछ सकते हैं। ओवरटर्निंग के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 2 और 1.5 होता है स्लाइडिंग के केस में। और ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ये मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कि इतना तो लेना ही लेना है, इससे ज्यादा लेंगे तो बेटर रहेगा, इससे कम नहीं ले सकते सेफ डिजाइन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लिक्विफैक्शन होता है एक सैंड की। लिक्विफैक्शन ऑफ सैंड इज, लिक्विफैक्शन में क्या होता है मैं प्रोसेस समझा देता हूं थोड़ी सी। कई बार क्या होता है ना, मान लो ये सैचुरेटेड सैंड है, ठीक है, इसके पास कोई वाइब्रेशन लोड का काम चल रहा है, जैसे कि लेट से वाइब्रेटरी लोडिंग की खुदाई चल रही है या किसी भी मशीन फाउंडेशन है, किसी भी तरीके की वाइब्रेशन है इस सॉइल के आसपास। तो कभी कभी क्या होता है उस वाइब्रेशन की वजह से ना इस सॉइल का पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज करने लग जाता है, इस वाटर का पॉजिटिव
पोर वाटर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। अगर पॉजिटिव पोर प्रेशर बढ़ेगा तो हमें पता है इफेक्टिव प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्या होता है लिक्विफैक्शन में, इतना कम हो जाता है लिक्विफैक्शन कंडीशन में कि इफेक्टिव प्रेशर जो कि सिग्मा डैश से डिनोट किया जाता है वो क्या हो जाता है, जीरो। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि टोटल प्रेशर नहीं घटा, पोर वाटर प्रेशर बहुत बढ़ गया, उसके इक्वेट हो गया, तो इफेक्टिव प्रेशर जीरो को रीच कर गया। तो और ये सैचुरेटेड सैंड है, इसके पास कोई कोहेजन भी नहीं है, तो शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, C प्लस सिग्मा डैश tan phi। अगर C तो सैंड का है ही जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, सिग्मा डैश भी जीरो हो गया, तो ये जो शियर स्ट्रेंथ है इसकी जीरो रीच कर जाएगी। तो उस केस में, ऐसे केस में जो क्या होता है लिक्विफैक्शन में शियर स्ट्रेंथ लूज कर देती है मेरी सॉयल, और ये एकदम से अगर इस पर कोई स्ट्रक्चर है तो सेटल डाउन कर जाएगा, क्योंकि शियर में फेल हो जाएगा सॉयल। तो इसकी डेफिनेशन कौन सी हुई, so sand loses its shear strength due to oscillatory motion। oscillatory motion भी एक तरह का वाइब्रेटिंग मोशन ही हुआ, तो उसके कारण अगर सॉइल ने अपनी पूरी shear strength लूज कर दी तो उसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। मतलब एक तरह से लिक्विड की तरह एक्ट करने लग गई सॉइल। अगर पानी पे स्ट्रक्चर खड़ा हो वैसे एक्ट करने लग जाए, पानी की लिक्विड्स की shear strength बहुत कम होती है, इसी कारण ये टर्म वहां से आई है कि लिक्विफाइड हो गई एक तरह से सॉइल, दलदल जैसी हो गई, धस गई बीच में, that is liquefaction। Darcy's law is not applicable for flow in। Darcy's law जो कि परमेबिलिटी को बताता है, V इज इक्वल टू KI की डेफिनेशन दी जिसने, तो उसकी एक कंडीशन है, उसकी बहुत बेसिक असम्पशन है डार्सी लॉ की कि फ्लो शुड बी लेमिनार। लेमिनार फ्लो होना चाहिए, तब डार्सी लॉ एप्लीकेबल है, वरना डार्सी लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो इन जनरल देखा जाता है कि इसमें फाइन सैंड्स में भी लेमिनार फ्लो हो सकता है, सिल्ट्स में भी हो सकता है, क्लेज में भी हो सकता है। जनरली ग्रेवल्स और क्या कहते हैं, देखो, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल्स। कोर्स सैंड और ग्रेवल में देखो पोर जो मेरा वॉइड का जो साइज है, वॉइड का साइज बेसिकली, अगर ग्रेवल को बनाऊं, ग्रेवल तो मोटा मोटा बनेगा ऐसे एंगुलर सा स्ट्रक्चर, इसमें जो वॉइड्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं, इसका वॉइड का साइज बड़ा होता है, तो इनमें से जब पानी फ्लो होता है ना तो वो जनरली टर्बुलेंट नेचर का होता है कोर्स सैंड और ग्रेवल में, तो ये लेमिनार फ्लो को सस्टेन नहीं कर पाते कोर्स सैंड और ग्रेवल। तो ये डार्सी लॉ इसीलिए इनकी में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इनमें से पास करने वाला फ्लो जनरली टर्बुलेंट नेचर का होता है। तो दैट्स व्हाई ग्रेवल इज द राइट आंसर। मैं तो ये बता रहा था कि इनमें से भी, इनमें लेमिनार फ्लो जनरली जनरेट होता है क्योंकि पोर वाटर साइज छोटा है, और इसमें टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से समझ आइए, आगे चलते हैं। ओवन ड्राइड सॉइल है जिसका मास है 200 ग्राम, इज प्लेस्ड इन अ पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के निकालने के लिए काम आता है, एंड कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। पहले 200 ग्राम दे दिया ड्राई वेट, उसके बाद कंप्लीटली फिल कर दिया वाटर से। कंबाइंड मास ऑफ बोतल, सॉइल एंड वाटर इज 1605 ग्राम। Calculate the specific gravity of the soil if pycnometer with water alone has a weight of 1480 ग्राम। देखो इसको सॉल्व करने का मैं एक छोटी सी थ्योरी बता देता हूँ। होता क्या है, 4 कंटेनर बना लो, एक बनाओ W1 जो कि खाली है सिर्फ कंटेनर, एक बनाओ W2 जिसमें क्या है सिर्फ ड्राई सॉइल है, ठीक है, एक बनाओ W3 जिसमें क्या है सॉइल भी है और पानी भी, पूरा भर दिया है पिक्नोमीटर को। ध्यान रखना पिक्नोमीटर क्लोज होता है, ऐसा ओपन नहीं होता, मैं जल्दी बनाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें से सारी हवा निकाल ली जाती है वैक्यूम से, एक्स्ट्रा हवा मतलब जो सॉइल में है वो नहीं, जो बाहर जितनी हवा बच जाती है वो निकाल ली जाती है। और ये है
पूरा सॉइल निकाल के अकेला पानी से भरा हुआ, ये है W3 और ये है W4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ है ना, W1, इस क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं दोबारा, इसमें W1 की वैल्यू नहीं दी गई, कई बार होता है एम्प्टी वेट ऑफ द कंटेनर नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, उसको मान लो 0, ठीक है। W2 दिया गया है, खाली ओवन ड्राइड मास का सॉइल, कंटेनर के साथ भी उतना ही होगा क्योंकि कंटेनर का हमने 0 मान लिया, ये आ जाएगा 200 ग्राम। W3 सॉइल का भी और वाटर का भी कंबाइंड वेट जितना है 1605, सिर्फ वाटर का कितना है 1480, ठीक है, यूनिट्स नहीं लिख रहा। अब G निकालने का, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का एक फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद रखेंगे, दैट इज W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 माइनस ऑफ W3 माइनस W4। इस फॉर्मूले को नहीं भूलना, इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 200, यहाँ आ जाएगा 1605, यहाँ आ जाएगा 1480, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, मैं कह रहा हूं इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है 200 डिवाइडेड बाय 200 माइनस दिस आप सॉल्व कर ले जाएंगे अपने हाथ से, तो इसका आंसर आ जाता है 2.67 स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ दिया हुआ 2.67, आप मार्क कर देंगे और आगे चलते हैं। 2 ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो याद देखने वाली क्या चीज हुई, पिक्नोमीटर में दो चीजें हम निकाल सकते हैं, एक तो वाटर कंटेंट और मेनली जो सबसे मेनली यूज होता है पिक्नोमीटर, वो किसके लिए यूज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। ये स्टैंडर्ड अपने माइंड में 4 कंटिन्यूस बना लेने, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। डेंसिटी इंडेक्स, एक टर्म होती है डेंसिटी इंडेक्स, आईडी से डिनोट करते हैं हम लोग जनरली, इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस ऑफ। डेंसिटी इंडेक्स रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस बताने के काम आती है, उसने बताया हुआ है, पर कौन सी सॉइल में यूज होती है ये टर्म। पहला ऑप्शन है कोहेजनलेस सॉइल, दूसरा कोहेसिव सॉइल, तीसरा है कोहेसिव एंड कोहेजनलेस सॉइल, डी है ऑल ऑफ द अबव। देखो, जब डेंसिटी इंडेक्स हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये बोलते हैं कि ये टर्म सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल के लिए ही एग्रीबल है, उसके लिए ही डिफाइन करते हैं, ये क्लेई सॉइल या कोहेसिव सॉइल के लिए नहीं डिफाइन है। तो इसका आंसर आएगा कोहेजनलेस सॉइल, मतलब सैंडी सॉइल ओनली, इसका कोहेजनलेस सॉइल ही इसका आंसर आएगा। इसको हम कोहेसिव सॉइल के लिए डिफाइन नहीं करते। बेसिकली जो कोहेजन में रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ कॉम्पैक्शन होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम डेंसिटी इंडेक्स, मतलब बेसिकली डिग्री ऑफ कॉम्पैक्टनेस कितनी है, उसके लिए हम डेंसिटी इंडेक्स को टर्म को यूज करते हैं, आईडी को। और ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए डिफाइंड है, कोहेसिव सॉइल के लिए डिफाइन नहीं है। इसमें अलग अलग वैल्यूज से रिलेटेड हम देखते हैं कि डेंस सैंड है, लूज सैंड है, मीडियम लूज सैंड है, वेरी डेंस सैंड है, वेरी लूज है, उस टाइप की कंडीशन, एक टेबल बना हुआ है, उस वैल्यूज से हम देख के बताते हैं कि रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस क्या है सैंड्स की। आगे चलते हैं। इन लेबोरेटरी द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। लैब में कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने का क्या क्या तरीके होते हैं। अगर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन सारे सही हैं। पंपिंग आउट टेस्ट भी यूज करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालने के लिए, पंपिंग इन टेस्ट भी करते हैं, हॉरिजॉन्टल कैपिलरिटी टेस्ट भी करते हैं और कांस्टेंट हेड टेस्ट भी करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा हुआ लैब में कौन सा टेस्ट करते हैं। इन लेबोरेटरी लैब में 2 तरह के टेस्ट होते हैं परमेबिलिटी निकालने के, होते हैं कांस्टेंट हेड टेस्ट, एक होता है वेरिएबल हेड टेस्ट। ऑप्शन में क्या है, कांस्टेंट हेड टेस्ट दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्यों नहीं सही, बाकी तीनों फील्ड के टेस्ट हैं ना कि लैब के टेस्ट, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ड्यू टू लार्ज लीकेज
लीकेज और फ्लड डैमेज प्रॉब्लम्स के कारण फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉफर डैम इज नॉट प्रेफर्ड। अब कॉफर डैम क्या होता है? कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का डैम होता है लेकिन टेम्परेरी डैम होता है। देखो मैं कॉफर डैम को अगर एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे समझाता हूँ। मान लो कोई रिवर जा रही है, ठीक है, ऐसे कोई रिवर जा रही है और मुझे बनाना है यहाँ पे एक पुल। अब मुझे पुल बनाना है तो उसके लिए पियर्स खड़े पड़ेंगे, वेल फाउंडेशन वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं रनिंग वाटर में तो वो कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ कुछ टाइम के लिए मेरा रिवर जो है अपना मतलब फ्लो चेंज कर दे, अपना लेआउट ही चेंज कर दे। तो मैं चाहता हूँ कि रिवर जो है मेरी यहाँ से ट्रेवल करे कहीं से, मतलब यहाँ मैं अभी के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इस एरिया को मैं सूखा छोड़ना चाहता हूँ, इस जगह के बाद के एरिया को, ताकि मैं कंस्ट्रक्शन कर पाऊँ अपनी। तो मैं क्या करूँगा ना, इस जगह से थोड़ा अपस्ट्रीम जाके यहाँ पे कॉफर डैम बना दूंगा। वो कॉफर डैम क्या करेगा, पानी को यहाँ रोक लेगा और एक एंट्री लेवल क्रिएट कर दूंगा इस जगह पे, और रिवर अपना लेआउट चेंज कर देगी और मेरी ये जगह सूख जाएगी, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन कर लूंगा। जब मेरा यहाँ पे ब्रिज बन जाएगा तब मैं इस कॉफर डैम को हटा के इस जगह को क्लोज करके वापस लेआउट परमानेंट जो था उसमें चेंज कर दूंगा। है ना बढ़िया तरीका। तो कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर हुआ और जिससे हम लोग जिसको यूज करते हैं अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो कॉफर डैम के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे ब्रेस टाइप, कैंटिलीवर शीट टाइप, सेलुलर टाइप और डबल वॉल टाइप। इनमें जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं वीकेस्ट टाइप होती है कॉफर डैम की, वो होती है कैंटिलीवर शीट पाइल टाइप की। सिर्फ कैंटिलीवर शीट पाइल दे देते हैं हम एक, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती, इतना ज़्यादा हाइट तक रोक नहीं पाती, तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है और फ्लड डैमेज की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्या पता वो हट जाए वहां से पाइल, तो अगर ये कॉफर डैम मान लो यहाँ पे नहीं रोक पाया तो यहाँ पे पूरे में फ्लड आ जाएगा, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया हम पूरा क्लीन कर देते हैं रिवर की कंस्ट्रक्शन के, ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो यहाँ पे पूरे में फ्लड आ जाएगा जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्लड आने के चांसेस कहाँ का सबसे ज़्यादा वीक होता है, दैट इज कैंटिलीवर शीट पाइल टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। एच पाइल्स, एक टर्म होती है एच पाइल, इज अ टाइप ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पाइल्स। देखो जब पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल्स पढ़ते हैं। इसमें एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द पाइल्स, तो स्टील पाइल्स भी होती हैं, कंक्रीट पाइल्स भी होती हैं, कंपोजिट पाइल्स भी होती हैं। उसमें एक टाइप होती है एच पाइल्स की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ पाइल्स मानी जाती है। जब काफ़ी हैवी फाउंडेशन चाहिए होती है उस केस में हम एच पाइल्स यूज हो सकते हैं। और एच पाइल्स कौन से मटेरियल के अंडर आती है? स्टील पाइल्स के अंदर। एच पाइल एक स्टील पाइल होती है, ना कि कंक्रीट की बनती है ना कि कंपोजिट होती है, दो मटेरियल्स की बनती है, सिर्फ स्टील की बनती है मेनली, तो स्टील पाइल इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। द रोटेशन ऑफ द मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन पता है, जिस ऐसी फाउंडेशन जिसके ऊपर कोई मशीन रखी जानी है, कोई ऐसी वाइब्रेशन लोडिंग वाली मशीन रखी जानी है। तो मशीन फाउंडेशन की रोटेशन, मान लो ये है एक मेरी मशीन फाउंडेशन, ठीक है, ये मेरी कोई मशीन फाउंडेशन है, सॉरी फॉर द ड्राइंग। इसके तीन एक्सिस बना लेता हूं मैं। लेट से ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड एक्सिस है। ठीक है, बोला हुआ तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेशन को क्या क्या नाम दिया जाता है। पहले है वाई एक्सिस के अबाउट। अगर वाई एक्सिस के अबाउट मेरी मशीन रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसको बोलते हैं हम लोग रॉकिंग। अगर मेरी z एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं योइंग। और अगर मेरी z एक्सिस x एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसको बोलते हैं पिचिंग। ये तीनों नाम है, स्टैंडर्ड मतलब नोटेशंस है कि अलग अलग एक्सिस। हम बोलेंगे पिचिंग हो रही है,
इसका मतलब मशीन फाउंडेशन एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, वहाँ पे उसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो 3 नेमिंग हो गई, इसको याद रख लेना। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट सॉइल मैकेनिक्स। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारा लमसम पैक आप ज्वाइन कर सकते हैं www.cizplus.com पे, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, क्विजेज, असाइनमेंट्स मिलेंगी इस पूरे कोर्स के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा इस पूरे कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।